वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो है पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। पॉलिटिकल साइंस बीए पार्ट 3 या बीए थर्ड ईयर या बीए तृतीय वर्ष का खास करके ये तीसरा पेपर है। इससे पहले 2 पेपर के मॉडल पेपर और महासंग्राम वीडियो आपको दिखाई पड़े होंगे, आप लोगों ने देखा होगा। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अर्थात तृतीय प्रश्न पत्र है। ठीक है, आपने इससे पहले 2 मॉडल पेपर और महासंग्राम वीडियो को देखा होगा और इसका महासंग्राम वीडियो पड़ा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का 2022 में मैंने दे दिया था, तो उसको देख लेंगे। प्लेलिस्ट में उस वीडियो को मैंने इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो आपकी पेपर 1 का क्या नाम है, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसका पेपर हो चुका है। और पेपर जो आपका हो चुका है उस वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का, उसको मैं अपलोड कर दूंगा अपने दूसरे चैनल पर जिसका नाम है बीए करेकर। तो बीए करेकर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर विभिन्न विश्वविद्यालयों के देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर उसका पेपर अपलोड कर दिया जाएगा। और पेपर 2 की बात की तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट, उसका भी पेपर हो चुका है और उसमें जो भी प्रश्न मैंने बताए थे वहीं से प्रश्न आए हुए हैं। तो कल आपका पेपर है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, तो मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ व्यवस्था कर दी जाए और जो आने वाले विश्वविद्यालय हैं जिनकी परीक्षाएं अभी नहीं हुई उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा यह लेक्चर। ठीक है, तो पेपर 2 का क्या नाम है, पेपर 2 का आपके क्या नाम है भाई, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, क्या नाम है, भारतीय राजनीतिक विचार। और पेपर 3 का नाम है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, जो कि पेपर 3 है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। मॉडल पेपर है आपकी परीक्षाओं के लिए। मैंने इसको एक प्रकार से आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे, तो उन सभी चीज़ों को पढ़ते हुए मैंने सोचा कि भाई आपको वीडियो देनी चाहिए, तो इसीलिए मैं हाजिर हूँ आप लोगों के समक्ष। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। बीए तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान तृतीय प्रश्न पत्र यानी थर्ड पेपर, सॉल्व मॉडल पेपर 2023 की परीक्षाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। और आपको बता दूं 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होगा। खंड आ, बा और सा। खंड आ से अति लघु उत्तरीय, खंड बा से लघु उत्तरीय और खंड सा से दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। खंड आ की बात की जाए तो 10 क्वेश्चन आपको में दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना होगा, 2 नंबर उसके लिए आपको दिए जाते हैं। ये सब बातें ध्यान रखिएगा। आइए हम चर्चा करते हैं प्रश्नों के बारे में और समझते हैं कि आखिरकार प्रश्नों का उत्तर हम कैसे लिखेंगे और किस प्रकार से आपको उसमें मटेरियल लिखना है, इसको भी आपको बताने का प्रयास रहेगा। ठीक है, तो खंड आ सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। इस प्रकार से आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। देखिए, पहला प्रश्न आपका है, डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की कितनी विशेषताएं बताई हैं। व्यवहारवाद की बात की है तो डेविड ईस्टन उसके एक प्रकार से बड़े अच्छे विद्वान रहे हैं। व्यवहारवाद के संदर्भ में इनका नाम अग्रणी रहा है। तो इन्होंने व्यवहारवाद की कुछ विशेषताएं बताई हैं। लगभग इनकी लगभग 7-8 विशेषताएं हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना होता है। तो उन्हीं विशेषताओं के बारे में आपसे पूछा गया कि भाई कितनी विशेषताएं हैं। तो मुख्य रूप से आप लिखेंगे डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की कई विशेषताएं बताई हैं, जिनमें 8 मुख्य रूप से प्रमुख हैं या 8 प्रमुख हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो वो 8 विशेषताएं कौन कौन सी हैं डेविड ईस्टन ने, जो व्यवहारवाद विचारधारा है एक, उसकी विशेषताओं को बताते हुए कहा। पहली चीज़ उन्होंने बताई, नियमितताएं होनी चाहिए। ठीक है, नियमितताएं अगर होंगी व्यवहारवाद में तो खास करके व्यवहारवाद अच्छा माना जाएगा। तो नियमितताएं, कंटिन्यूटी एक प्रकार से व्यवहारवाद की पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता डेविड ईस्टन बताते हैं सत्यापन। ठीक है, तो सत्यापन यानी सत्य भी एक प्रकार से, तो सत्यापन भी होना चाहिए। व्यवहारवाद की जो दूसरी विशेषता है कौन सी, सत्यापन। पहली विशेषता है नियमितताएं, इन सभी को याद कर लीजिएगा। तीसरी विशेषता है तकनीकी का प्रयोग, टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग होना चाहिए व्यवहारवाद में, व्यवहारवाद की यह भी विशेषता है। चौथी विशेषता है परिमाणीकरण उसका होना चाहिए। परिमाण मतलब एक प्रकार से मात्रात्मक चीज़ें, तो परिमाणीकरण भी होना चाहिए। पांचवी है उसका मूल्यांकन, यानी उसका मूल्य भी कहीं ना कहीं पे ध्यान देना होगा। तो मूल्य भी एक विशेषता होती है व्यवहारवाद की। इसके अलावा छठवां है व्यवस्थापन, उसको क्रियान्वयन करने में, तो वो भी बताया डेविड ईस्टन ने कि विशेषता होती, छठी विशेषता। सातवीं विशेषता जो उन्होंने बताई वो है विशुद्ध रूप से, यानी कि विशुद्ध चीज़ें। तो व्यवहारवाद विशुद्धता एक प्रकार से उसकी एक विशेषता है व्यवहारवाद की। और आठवीं विशेषता आप लिख सकते हो समग्रता। ठीक है, संपूर्णता, तो ये भी व्यवहारवाद की एक विशेषता है डेविड ईस्टन के अकॉर्डिंग। तो आप लिखेंगे कि डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की मुख्य रूप से 8 विशेषताओं पर प्रकाश डाला है, जो इस प्रकार हैं। पहला लिखेंगे नियमितताएं, दूसरा बताएंगे सत्यापन, तीसरा लिखेंगे तकनीकी प्रयोग, चौथा लिखेंगे परिमाणीकरण, पांचवा लिखेंगे मूल्य, छठवां लिखेंगे व्यवस्थापन, सातवां लिखेंगे विशुद्ध और आठवां लिखेंगे समग्रता। तो इस प्रकार से अगर आप लिख देंगे, और इसमें आगे कुछ लिखना नहीं, चूँकि
ये अति लघु उत्तरीय टाइप का प्रश्न है, तो लगभग आपका 50 शब्द ही कंप्लीट हो जाता है। तो ज़्यादा समय अगर यहाँ पर दे देंगे तो आपका लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय छूट जाएगा। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप छोटे प्रश्नों को हल, सारे प्रश्नों को करें, छोटे प्रश्नों को सबसे पहले हल कर लें और तीव्र गति से हल कर लें, ठीक है। ताकि अगर छोटे प्रश्न आपको सारे के सारे आ रहे हैं तब तो ठीक बात है, उसको लिख देंगे। तो वही प्रश्न अधिकतर जो प्रोफेसर लोग होते हैं वही प्रश्न चेक करते हैं छोटे वाले, ताकि उनके पास समय भी कम होता है, तो समय अभाव के चक्कर में वो लोग छोटे प्रश्नों को चेक करते हैं पहले और उसी के अकॉर्डिंग वो मूल्यांकन करते हैं आपके संपूर्ण कॉपी का। तो कहीं ना कहीं पे अगर आपके छोटे प्रश्न अच्छे लिखे हैं या सही हैं तो बाकी आपको, आप कुछ भी लिखिए, मतलब कि उससे रिलेटेड कुछ लिखा है जो प्रश्न पूछा गया है, तो आपको पूर्ण नंबर देने का एक प्रकार से एग्जामिनर ठान लेता है। तो उसकी मानसिकता को बदल देना है आपको शुरुआती प्रश्नों में ही। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब पहले प्रश्न लिखें या दूसरा प्रश्न कॉपी में लिखें, सबसे पहले पेज या दूसरे पेज में, तो ऐसे प्रश्न को छांटें जो कि आपको पूर्णतया आ रहे हों, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है, दूसरा नंबर देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आधुनिक राज्य व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइए। आधुनिक राज्य व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो आधुनिक राज्य व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं। पहली विशेषता है आधुनिक राज्य व्यवस्था की कौन सी? शांति की स्थापना करना। आधुनिक राज्य व्यवस्था की सबसे पहली विशेषता है कि भाई संपूर्ण विश्व में शांति बनी रहे। आपको पता ही होगा 2 विश्व युद्ध खास करके बहुत ही जनधन हानि करे हैं, तो इसके चलते संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना या जब नए विश्व की कल्पना या आधुनिक राज्य की व्यवस्था अगर बात की जाएगी, पॉलिटिकल सिस्टम की बात की जाएगी, तो उसमें शांति व्यवस्था या सुरक्षात्मक कार्रवाई बहुत ज़रूरी हो जाती है और वही हुआ बाद में चल करके। तो आधुनिक राज्य व्यवस्था में सबसे पहली बात शांति की स्थापना करना। दूसरी बात विकास के मार्ग को खोजना कि विकास किस तरीके से किया जा सकता है। अलग अलग देश अपने अपने विकास के लिए आगे बढ़ेंगे और जो देश आगे बढ़ रहा है उसके पास पैसे नहीं, तो उसको पैसे देने के लिए विश्व बैंक की स्थापना भी की गई। तो कई प्रकार की चीज़ें हैं। तो विकास का मार्ग खोलना ये भी आधुनिक राज्य व्यवस्था की विशेषता रही है। तीसरी विशेषता ये रही है आधुनिक राज्य व्यवस्था की, सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया गया है। क्योंकि सामाजिक परिवर्तन जो होता है वो कहीं ना कहीं पे अच्छे से, मतलब बुरे से अच्छे की ओर होता है या अच्छे से और अच्छे की ओर होता है। बुरे से कहना उचित ना होगा, क्योंकि कोई भी व्यवस्था बुरी नहीं होती है, बस उससे अच्छी व्यवस्था दूसरी हो जाती है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि जैसे आज के 20 साल पहले का समाज या 100 साल पहले का समाज आप देखेंगे और आज का समाज देखेंगे तो कितना विकास हो चुका है। तो सामाजिक परिवर्तन के ही दम पर हुआ। अगर सामाजिक परिवर्तन ना हो, सामाजिक मानसिकता नहीं बदलेगी, तो लोग परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो सामाजिक परिवर्तन कहीं ना कहीं पे ज़रूरी हो जाता है, समाज के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन के लिए परिवर्तन ज़रूरी है। क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अगर आप परिवर्तन नहीं करेंगे प्रकृति के अकॉर्डिंग, अपने आप को बदलेंगे नहीं दुनिया के हिसाब से, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे और कहीं ना कहीं पे इससे आपका इलिमिनेशन हो जाएगा, आपका संहार हो जाएगा, आप अपने अस्तित्व को खो देंगे अगर ऐसा आप नहीं करते हैं। तो जो व्यक्ति प्रकृति के अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं बदल पाता है, प्रकृति उसका निरसन कर देती है। आपने देखा होगा डार्विनवाद, उन्होंने क्या कहा डार्विन ने कि भाई 2 तरह के जिराफ हुआ करते थे, एक लंबी गर्दन वाले, एक छोटे गर्दन वाले हुआ करते थे। तो लंबी गर्दन वाले क्या थे, उन्होंने प्रकृति के अकॉर्डिंग अपने आप को अनुकूलित कर लिया, वो जिंदा हैं। और छोटी गर्दन वाले जिराफ जो थे वो प्रकृति के अकॉर्डिंग अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पाए और उनकी प्रजाति समाप्त हो गई। तो कहीं ना कहीं पे, या आज जिस पशु पक्षी की प्रजातियां समाप्त हो रही हैं, कहीं ना कहीं पे वो अपने आप को प्रकृति के अनुकूल परिवर्तित नहीं कर पाते हैं। इस कारण से प्राकृतिक जो चीज़ें होती हैं, जो दशाएं होती हैं प्राकृतिक, वो उनका मतलब उनको ख़त्म कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। तो ये होता है आपका आधुनिक राज्य व्यवस्था की ये भी विशेषता है, सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया गया। चौथी बात है शक्ति का अध्ययन। इसमें पावर के बारे में भी अध्ययन किया गया, शक्ति के बारे में, ताकि लोग सुरक्षित रह सके। अच्छा, शक्ति का प्रयोग या तो सुरक्षा के लिए किया जाता है या फिर प्रदर्शन के लिए, दूसरे पर अधिकार के लिए भी किया जाता है। तो शक्ति का अध्ययन भी किया। जब शक्ति का अध्ययन करना, यह भी एक विशेषता है आधुनिक राज्य व्यवस्था की। और पांचवी विशेषता क्या आधुनिक राज्य व्यवस्था की भाई? पांचवी विशेषता है शक्ति एवं वास्तविक परिस्थितियों का अध्ययन करना, ठीक है। पावर एंड जो रियल सिचुएशंस हैं उनका अध्ययन करना, ये भी आधुनिक राज्य व्यवस्था की विशेषता है कि भाई वास्तविक जो है चीज़ें क्या है, किसी के बताए हुए मार्ग पर आगे नहीं बढ़ना है, हमको यथार्थपरक चीज़ों को ध्यान में रखना है। हमको एक प्रकार से जो चीज़ें हो रही उन चीज़ों को, उन समस्याओं को देखना है, खुद से उसका निरीक्षण पर्यवेक्षण करना है, उसके बाद में उस पर कदम उठाने हैं। तो आधुनिक राज्य व्यवस्था के ये विशेषता है।
छठी विशेषता आप लिख सकते हो मानवीय व्यवहार का अध्ययन करना, आधुनिक राज्य व्यवस्था का विशेषता रही है। मानवीय व्यवहार या जो ह्यूमन बिहेवियर रहा है उसका अध्ययन करता है। आप देखते हैं पॉलिटिकल साइंस की भी परिभाषा परिवर्तित हो गई है मनुष्य के बिहेवियर को लेकर के। शुरुआत में जब विद्वानों ने सोचा कि राजनीति शास्त्र की परिभाषा हमको देनी है, तो विद्वानों ने पहले कहा कि भाई जो राजनीति शास्त्र है वो राज्य का अध्ययन करता है। कुछ विद्वानों ने कहा कि नहीं, वो सरकार का अध्ययन करता है। कुछ ने कहा कि राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करता है। बाद के विद्वानों ने, आधुनिक जो विद्वान आए, उन्होंने कहा नहीं, ये मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, हालांकि ये मनोविज्ञान, अच्छा, मानव व्यवहार का अध्ययन वो प्राकृतिक जो मतलब कि जो राजनीतिक पहलू है मनुष्य के जीवन के, उनके व्यवहार का अध्ययन है। जबकि आप देखते हैं मानव व्यवहार का अध्ययन और क्या है, जो मनोविज्ञान है वो मानव व्यवहार का अध्ययन है। कुछ विद्वान पहले आते हैं मनोविज्ञान की परिभाषा देते हैं कि भाई मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। कुछ कहते हैं मनोविज्ञान मस्तिष्क का विज्ञान है। कुछ कहते हैं मनोविज्ञान मन और मस्तिष्क दोनों का विज्ञान है। कुछ विद्वान कहते हैं मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। कुछ विद्वान कहते हैं मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, तो एक प्रकार से आत्मा का विज्ञान है। तो कहीं ना कहीं पे जो है साइकोलॉजी बाद में आकर के क्या होता है कि भाई वो किसका विज्ञान है, वो मानव बिहेवियर का विज्ञान है। तो मनुष्य व्यवहार का एक प्रकार से जो मानवीय व्यवहार है इसका अध्ययन आधुनिक राज्य व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा 7वीं विशेषता ये है तकनीकी रूपों पर बल दिया गया है आधुनिक राज्य व्यवस्था में। तो ये 6 विशेषताएं आप लिख सकते हैं, 7 विशेषताएं जो कि आधुनिक राज्य व्यवस्था की विशेषताएं मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से मैं तीव्र गति से बता दूं। पहली विशेषता शांति की स्थापना करना, दूसरी विशेषता विकास का मार्ग खोलना, तीसरी विशेषता सामाजिक परिवर्तन पर बल देना, चौथी विशेषता शक्ति का अध्ययन करना, पांचवी विशेषता शक्ति एवं वास्तविक परिस्थितियों का अध्ययन करना, छठी विशेषता मानवीय व्यवहार का अध्ययन करना, सातवीं विशेषता तकनीकी रूपों पर बल देना। तो ये आधुनिक राज्य व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। अच्छा, एक प्रश्न आपसे यह भी पूछा सकता है कि राजनीतिक व्यवस्था एक पुस्तक है, राजनीतिक व्यवस्था नाम की एक पुस्तक है, उसको किसने लिखा है? तो राजनीतिक व्यवस्था को अंग्रेजी में कहते हैं द पॉलिटिकल सिस्टम। इस पुस्तक को लिखा है डेविड ईस्टन महोदय ने ही। ठीक है, डेविड ईस्टन जिन्होंने व्यवहारवाद की विशेषताएं बताई थी, अभी मैंने चर्चा करी थी, तो उन्होंने ही लिखा है दी पॉलिटिकल सिस्टम। 1953 इसमें प्रकाशित हुई रचना ये पुस्तक, और इस पुस्तक में समान व्यवस्था सिद्धांत के निर्माण का विचार डेविड ईस्टन ने दिया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि हमारा एक 2022 का भी मॉडल पेपर प्ले लिस्ट में मैंने इंक्लूड करा है, तो उसको भी देख लेंगे और यह वीडियो देख लेंगे। निश्चित तौर पर मानिए 70% से ऊपर आपका नंबर एग्जाम में आएगा और 100% क्वेश्चन आपके मैच हो जाएंगे। एक भी प्रश्न आपका बाहर से नहीं आएगा, ये मैं प्रबल दावेदारी के साथ बोलता हूँ। अगर आपने मात्र 2 वीडियो देख लिया, एक हमारा जो 2022 का मॉडल पेपर है वो भी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, और ये वाला मॉडल पेपर, दोनों मॉडल पेपर अगर आप देख लेंगे निश्चित तौर पर कोई टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न आपका आ चुका मैक्स वेबर। प्रश्न है कि मैक्स वेबर ने शक्ति के कितने रूप बताए हैं? तो मैक्स वेबर की बात की जाए तो उन्होंने शक्ति के 3 रूपों के बारे में बताया है, और सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में इन्हीं 3 रूपों का एक प्रकार से प्रयोग होता है, और खास करके कोई ना कोई रूप हमेशा हर एक राजनीतिक व्यवस्थाओं में आपको देखने को मिलता है शक्ति का। और मैक्स वेबर ने 3 रूप बताए हैं, कौन कौन से हैं? पहला रूप जो इन्होंने बताया है वो है कानूनी या वैधानिक शक्ति। कानूनी या वैधानिक शक्ति का मतलब जो एक प्रकार से आजकल पुलिस प्रशासन या डीएम वगैरह के हाथों में शक्ति होती है, तो एक वो शक्ति की वो वैधानिक शक्ति है कानूनी रूप से। दूसरी शक्ति होती है परंपरागत शक्ति, कोई एक प्रकार से परंपरागत रूप से उसको शक्ति प्राप्त है, वो एक शक्ति हो गई। और तीसरी होती कोई जादू वगैरह से करिश्माई शक्ति, जो कि एक प्रकार से जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास, या फिर बात की जाए अन्य जैसे नीम करोली बाबा जी के पास, या फिर अन्य जो बड़े बड़े सिद्ध पुरुष होते हैं उनके पास जो शक्तियाँ होती हैं, तो खास करके वो करिश्माई शक्ति होगी। परंपरागत शक्ति एक प्रकार से जो आपके दादा परदादा के पास रही हो, महाराजा रहे हों या जमींदार बड़े बड़े रहे हों, फिर उसके बाद में आपको मिल गई, तो वो हो गई आपकी परंपरागत शक्ति। तो एक प्रकार से शक्तियाँ 3 प्रकार से होती है। एक तो कानूनी या वैधानिक शक्ति, जो कि एक प्रकार से अर्जित परिस्थिति के अकॉर्डिंग मिलती है। परंपरागत शक्ति जो दूसरी होती है वो आपको मिल जाती है, और जो करिश्माई शक्ति होती है वो अपने टैलेंट के बल पर आप क्या करते हो, आप अपने सिद्धियों को प्राप्त करते। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता थे, वो उसको देने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं पे उनकी जो आराधना करता है उसको तो मिल ही जाता है ये चीज़ें, और शक्तियाँ भी सिद्ध करने की, जैसे मदारी वगैरह आप देखते गाँव में आते तो उनके पास भी कुछ जादू होती, करिश्माई चीज़ें होती है, तो करते हैं।
चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है आपका, तीसरी दुनिया के देशों की प्रमुख समस्याएं बताइए। अच्छा, तीसरी दुनिया क्या है भैया? दो दुनिया, एक देखिए दो दुनिया थी जो है, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो पूरा संसार दो गुटों में बट गया। पहला गुट था अमेरिका का और दूसरा गुट था संयुक्त राष्ट्र, जो एक प्रकार से जो क्या बोलते हैं, रूस, सोवियत संघ। ठीक है, तो एक तो अमेरिका के फेवर में कुछ देश थे पूंजीवादी क्षेत्र, और एक था आपका समाजवादी। अच्छा, समाजवादी देश जो थे, जितने सारे के सारे समाजवादी देश, वो रूस के जो है, रूस उनका प्रतिनिधित्व करता था और अमेरिका करता था, जो कि पूंजीवादी देश है। पूंजीवादी मतलब सीधा सा होता है कि जिसके उत्पादन के साधनों पर या वितरण के साधनों पर या उपभोग के साधनों पर या अन्य साधनों पर, जो भी साधन है, उन संसाधनों पर क्या होता है, निजी क्षेत्रों का हाथ होता है, प्राइवेट सेक्टर का हाथ होता है, प्राइवेट चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा होती हैं। और समाजवाद का मतलब होता है कि जहाँ पर सरकार के हाथों में सारी चीज़ें होती हैं। तो चाइना मतलब अमेरिका जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का देश है, रूस जो है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था के देश है। तो देश जो था वो दो गुटों में बटा हुआ था, दो दुनिया थी, एक पूंजीवाद की दुनिया, एक समाजवाद की दुनिया। अब इसके विपरीत एक तीसरी दुनिया का उदय हुआ भारत के रूप में। अब भारत से जुड़े हुए जो देश थे वो खास करके तीसरी दुनिया के देश कहलाने लगे। अच्छा, तीसरी दुनिया के देश में और भी देश शामिल हुए भारत के साथ साथ, जो कि दोनों की नीतियों को फॉलो करते हैं। कुछ समाजवाद के अच्छे पॉइंट को ले लिया, कुछ पूंजीवाद के अच्छे विचारों को ले लिया, और दोनों को समाहित करके कुछ अपने विचारों को इकट्ठा करके और संपूर्ण संसार में वसुधैव कुटुंबकम की व्यवस्था या उसके सिस्टम को फैलाने का काम ये तीसरी दुनिया के देशों ने किया। अच्छा, प्रश्न क्या पूछा गया, तीसरी दुनिया के देशों की प्रमुख समस्याएं बताइए। तो भारत तीसरी दुनिया का देश है। भारत में प्राइवेट बस भी चलती है, सरकारी बस भी चलती है। भारत में प्राइवेट सेक्टर भी है, सरकारी सेक्टर भी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे प्राइवेट स्कूल भी है, सरकारी स्कूल भी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, सरकारी विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। तो ये एक प्रकार से क्या है, ये आपका क्या तीसरी दुनिया के देश हैं जिनमें सारी चीज़ें होती। तो जो विकासशील देश हैं खास करके उनको भी तीसरी दुनिया का देश कहते हैं, चूँकि रूस और अमेरिका ये सब डेवलप्ड कंट्री हैं, लेकिन विकासशील देश हमारा भारत है और भी जो उस भारत के साथ हैं। तो विकासशील देशों को ही हम कह सकते हैं कि ये तीसरी दुनिया का देश है। और इनकी समस्याएं भी बहुत सारी हैं। जैसे पहली समस्या है तो निर्यात पर आश्रित रहने की समस्या। ये लोग निर्यात पर आश्रित रहते हैं। निर्यात मतलब कि बेचने पर। ठीक है, निर्यात मतलब क्या होता है, बेचने पर कि कोई सामान बिकेगा तभी। दूसरी बात क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि की समस्या इनके पास बहुत ज़्यादा होती है। जनसंख्या ज़्यादा, चाहे आप भारत की बात कर ले या पाकिस्तान की बात कर ले, बांग्लादेश की बात कर ले, यहाँ पर सब पर जनसंख्या क्या है, ज़्यादा है, तो जनसंख्या वृद्धि की भी समस्या है। तीसरी दुनिया की समस्या यह भी है राजनीतिक अस्थिरता की समस्या। राजनीतिक अस्थिरता यहाँ पर बनी रहती है हमेशा। कहीं पर सरकार बदलती, कहीं पर सरकार गिर जाती है, कई प्रकार की चीज़ें, कहीं पर सैनिक व्यवस्था लागू हो जाती है। इससे पाकिस्तान में आप देखते ही हैं। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता भी बनी रहती है। इसके कारण से ये समस्या इनकी बनी है। चौथी समस्या है भ्रष्टाचार की समस्या। भ्रष्टाचार तो खूब कूट कूट कर भरा हुआ होता है नई दुनिया के देशों में, तीसरी दुनिया के देशों में। ठीक है, और पांचवी जो समस्या है वो है सैन्य खर्च पर अधिक व्यय करते तीसरी दुनिया के देश, ताकि अपनी रक्षा, या जैसे कि आप देखते हैं भारत का बहुत ज़्यादा धन सुरक्षा में ही चला जाता है। क्योंकि भाई सिक्योर करना, अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे आप, तो बगल चाइना बैठा है, इधर पाकिस्तान बैठा है, इधर से आप देखते हैं बांग्लादेश, इधर से हर एक देश क्या है अपने आप में घात लगाए हुए हैं कि कब थोड़ा थोड़ा कब्जियाते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो कहीं ना कहीं पे सुरक्षात्मक चीज़ें भी करनी पड़ती है। हालांकि भारत ही मदद करता है इन देशों की, जब भी कोई दिक्कत पड़ती है, चाहे पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को। हालांकि पाकिस्तान अगर मांगेगा मदद तो तुरंत भारत वाले दे देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अपना ही बेटा है, अपना ही टुकड़ा है। और बांग्लादेश की तो आए दिन मदद होती रहती, श्रीलंका की, नेपाल, भूटान, सब की। अफगानिस्तान की पता नहीं कितनी मदद भारत के लोग करते, मतलब भारतीय सरकार के द्वारा की जाता है। तो ये चीज़ें हैं। भारत संपूर्ण विश्व की मदद करने के लिए हमेशा रहता है। कोरोना काल में आप देखते हैं कि भारत की नीति कैसी रही, वसुधैव कुटुंबकम की नीति रही है। दवा बनी भारत में तो तमाम देशों को सप्लाई भी हुई यहाँ से। ठीक है, तो ये मोदी जी, आपको पता होगा कि जब से इन्होंने कमान संभाली तब से अंतर्राष्ट्रीय छवि एक प्रकार से एक अलग लेवल पर आई है। हालांकि मैं किसी पार्टी विशेष के संदर्भ में इस बात को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब से ये आए हैं तब से आप भी देख रहे होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय छवि जो बनी है वो भारत की एक प्रकार से अलग बनी हुई है।
आगे बढ़ते। तो ये समस्याएं हैं। पांचवा प्रश्न आप देखेंगे, परमाणु संपन्न देश कौन कौन से हैं। परमाणु संपन्न देश कौन कौन से भाई, तो परमाणु संपन्न देश में खास करके 5 परमाणु संपन्न देश जो है खास करके थे। उनमें नाम आता है किसका भाई, पहला देश है आपका अमेरिका। अमेरिका के पास ऐसा है ही नहीं कि भाई कोई हथियार ना हो, सब हथियार है। दूसरा देश है आपका ब्रिटेन। तीसरा देश है सोवियत संघ यानी रूस। चौथा देश है चाइना। और पांचवा देश है कौन, फ्रांस। इन 5 देशों के पास क्या है, परमाणु संपन्न देश ये है। ठीक है, फिर बाद में और भी लोगों के पास हुआ, और इन्हीं 5 देशों को हम किसके नाम से जानते हैं, P5। कहीं पर आपसे पूछे P5 क्या है, तो P5 का मतलब होता है 5 देश। कौन को, जो कि परमाणु संपन्न देश है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ यानी रूस, चाइना और फ्रांस। फिर से मैं सब बता रहा हूँ, अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ, ब्रिटेन मानव इंग्लैंड और आयरलैंड, ये सब मिला करके बनते हैं। तो अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ यानी रूस, चाइना और फ्रांस, ये 5 देशों के पास शुरुआत में परमाणु बम थे। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, बाद में खास करके भारत ने भी परीक्षण किया है, और इसके अलावा पाकिस्तान ने भी परीक्षण किया। इसके अलावा उत्तर कोरिया ने भी परमाणु का परीक्षण कर लिया है, और अब यह 3 देश भी परमाणु संपन्न माने जा रहे हैं। और इन सभी ने अपने यहाँ अणुबम बना करके उसका परीक्षण भी कर लिया, परमाणु बम का परीक्षण भी कर लिया है। और 5 परमाणु संपन्न देशों ने दूसरे के साथ परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाया है कि ये 5 लोग, जैसे कि जो अमेरिका, ब्रिटेन और रूस, चाइना, फ्रांस हैं, ये सब लोग सोचते हैं कि भाई केवल हमारे पास ही परमाणु रहे और दुनिया का कोई देश ना बना पाए। अपना तो मौज काट रहे हैं, परमाणु बम बना करके दुनिया पर दबदबा कायम किए हुए हैं, और वो सोच रहे हैं कि भाई और कोई देश ना ऐसा कर पाए। ठीक है, तो या तो भाई फिर इसमें क्या हो गई, 2 अक्खी हो गई, या तो आप भी ना बनाओ, सारा परमाणु एक प्रकार से निष्क्रिय करवा दो, या फिर दूसरे पर आपको रोक लगाने का कोई अधिकार नहीं है। तो एक प्रकार से इसीलिए तो भारत उस पर हस्ताक्षर नहीं किया, और ये लोग प्रतिबंध लगाए हुए हैं इन देशों पर कि आप नहीं बना पाएंगे। फिर भी उत्तर कोरिया जो है वो किसी की सुनता ही नहीं है। उत्तर कोरिया आए दिनों हमेशा समय समय पर 2-3 साल बीतने पर एक आध परीक्षण कर ही देता है, और 3 बार परमाणु परीक्षण अब तक उत्तर कोरिया कर चुका है ऐसे में। तो आप सोचो कि कितना प्रतिबंध ये लोग सोचते हैं कि लगाए, तमाम निर्यात बंद कर देंगे, आयात ये सब कम कर देंगे किसी भी देश। उत्तर कोरिया किसी का सुनता थोड़ी ना है। वो सन की तानाशाह बैठा है, तुरंत कहा हाँ एक परीक्षण और मार दियो, तुरंत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पे वो, तो अब 3 देश, ये उत्तर कोरिया, भारत, पाकिस्तान, इन तीनों के पास और है, कुल मिलाकर के 8 देश, और भी आए दिनों आप देखते हैं कि बढ़ेंगे ही, मुझे लगता है। छठा नंबर क्वेश्चन है आपका, तनाव शिथिलता की प्रमुख घटनाएं बताइए। तनाव शिथिलता का क्या मतलब होता है, तनाव शिथिलता, तनाव में शिथिलता आ जाना एक प्रकार। तनाव शिथिलता का मतलब सीधा सीधा होता है कि जैसे तनाव है, 2 देशों के बीच में युद्ध हो रहा है, और उस युद्ध में खास करके क्या हो जाए, उस युद्ध में जो तनाव है वो शिथिल पड़ जाए, वो मिल जाए, आपस में संधि हो जाए, समझौता हो जाए, तो युद्ध के बाद का समझौता तनाव शिथिलता कहलाता है। और तनाव शिथिलता की प्रमुख घटनाएं जो हैं वो कई घटनाएं हैं, जैसे कि पहली घटना तो तनाव शिथिलता की आपकी परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि जो CTBT है, ये है 1963 में जो है हुई थी। तो ये भी एक प्रकार से तनाव शिथिलता का एक घटना है। दूसरी घटना आप लिख सकते हैं जो है हार्ट लाइन समझौता। हार्ट लाइन समझौता जो है ये 1963 ईस्वी में ही हुआ था, तो ये भी एक तनाव शिथिलता की घटना है। तीसरी जो घटना है वो है परमाणु अस्त्र प्रसार निषेध संधि हुई थी 1968 में, वो भी एक प्रकार से तनाव शिथिलता की ही प्रमुख घटना है। चौथी घटना है मास्को बोन समझौता हुआ था 1970 में, यह भी तनाव शिथिलता की एक घटना है। इसके अलावा 5वां बर्लिन समझौता हुआ था 1971 में, वह भी कहीं ना कहीं पे तनाव शिथिलता की ही बात करता है, तनाव शिथिलता की ही एक घटना है। छठा जो घटना है वो कौन सा घटना है, 2 जर्मन राज्यों के बीच में समझौता हुआ था 1972 में, यह भी एक तनाव शिथिलता की घटना सामने आती है। इसके अलावा 1972 ईस्वी में ही जो है लगभग कोरिया समझौता हुआ था। मास्को शिखर वार्ता भी 1972 में हुई थी, और सामरिक शस्त्र परिसीमन समझौता हुआ था 1972 ईस्वी में ही। ये सब तनाव शिथिलता की प्रमुख घटनाएं हैं। इसके अलावा यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन हुआ, इसके अलावा व्लादिवोस्तोक शिखर सम्मेलन हुआ, अपोलो सोयूज का अंतरिक्ष में मिलन हुआ। तो ये सब कहीं ना कहीं पे तनाव शिथिलता की ही प्रमुख घटनाएं हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। निश्चित तौर पर ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, प्रश्न है, प्रश्न क्या आपको दिया गया है, प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय विधि किसे कहते हैं भाई,
तो अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि विश्व लेवल की जो कानून व्यवस्था होती है उसी को बोलते हैं विधि। विधि माने कानून। तो ओपेन हीम महोदय कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा को देते हुए कि राष्ट्रों की जो विधि होती है अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि जो होती है ये उन आदिजन्य तथा परंपरागत नियमों के समूह के नाम को कहते हैं जिन्हें सभ्य राज्य अपने पारस्परिक व्यवहारों में बंधनकारी मानते हैं। ऐसा ओपेन हीम परिभाषा देते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि की। जे.एल. ब्रायली महोदय कहते हैं कि राष्ट्रों की विधि अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि उन नियमों का या उन नियमों तथा कार्य रूप में आने वाले सिद्धांतों का समूह होता है जो सभ्य राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों पर बंधनकारी होते हैं। तो खास करके ये इन्होंने बताया, प्रोफेसर एल ब्रायली महोदय ने लगभग ओपेन हीम की परिभाषा की एक प्रकार से नकल बोल सकते हैं इसको, या उनसे थोड़ा सा इधर बताया, लेकिन ये परिभाषा है किसकी, अंतर्राष्ट्रीय विधि की। अंतर्राष्ट्रीय विधि के कई सारे स्रोत होते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय जो होते हैं, लगातार जो अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें हुआ करती हैं, जो नियम कायदे होते हैं उन सभी को इकट्ठा करके अगर वो नियम सही तरीके से चल गए तो उसको एक प्रकार से क्या कर दिया गया, उसको विधि में परिवर्तित कर दिया गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं होती हैं, उन प्रथाओं को खास करके अंतर्राष्ट्रीय विधि में शामिल कर लिया जाता है। इसके अलावा सभ्य राष्ट्र जो है उनके द्वारा जो स्वीकृत विधि है या कानून है उसको स्वीकार कर लिया जाता है। इसके अलावा न्यायाधिकरण होते हैं, उनके न्यायालयों के जो निर्णय होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका जो निर्णय होता है वह भी अंतर्राष्ट्रीय कानून ही होता है एक प्रकार से। इसके अलावा न्यायाधीशों और भाष्यकारों की जो रचनाएं होती हैं उसमें लिखे गए नियम कायदे भी कहीं न कहीं पे अंतर्राष्ट्रीय विधि में शामिल हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों का निर्णय भी इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर निभाता है। तो कहीं न कहीं पे अंतर्राष्ट्रीय विधि या अंतर्राष्ट्रीय कानून यही है। अंतर्राष्ट्रीय कानून खास करके बाध्यकारी नहीं होता है और यह राज्यों की इच्छा पर निर्भर करता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। और बाध्यकारी ना होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है वो आवश्यक होता है सभी राष्ट्रों के लिए। आवश्यक इसलिए होता है क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून एक प्रकार से मानेंगे तो क्या होगा, अराजकता से बच सकेंगे लोग, विश्व शांति का आधार तैयार किया जा सकता है, संघर्ष को सीमित किया जा सकता है, आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है, आणविक और नरसंहार शस्त्रों से सुरक्षा हो सकती है, युद्ध का न्यायपूर्ण संचालन हो सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि की ये सारी परिभाषाएं हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है 8वां नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, दक्षिण दक्षिण सहयोग क्या है। दक्षिण दक्षिण सहयोग की बात की जाए, आपको पता होगा जो उत्तरी गोलार्ध के लोग हैं, दो गोलार्ध पृथ्वी पर आपको पता होगा होते हैं। एक ये 0 डिग्री अक्षांश है, इसके ऊपर वाला जो है ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और इसके नीचे वाला जो है दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा विकसित देश हैं, जैसे कि उत्तरी गोलार्ध में ही आप देखते हैं उत्तरी अमेरिका यहाँ पर है। इसके अलावा यूरोपीय कंट्री जो विकसित है फ्रांस से लेकर के, और यहाँ पर ही आप देखते हैं यहीं पर जापान वगैरह, यहीं पर आप देखते हैं चाइना भी ऊपर ही पड़ता है। ठीक है, और आप ये भी देखते होंगे कि भाई जो है रसिया भी यहीं पर पड़ता है। तो जितने विकसित देश हैं वो सारे के सारे ऊपर पड़ रहे हैं। ठीक है, सब के सब देश नीचे यहाँ पर अपना ये ऑस्ट्रेलिया पड़ रहा है, यहाँ पर अपना ये भारत पड़ रहा है। ठीक है, इधर अफ्रीका के सारे देश पड़ रहे हैं, इधर आपके दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील चिली वगैरह पड़ रहे हैं। तो ये सब यानी जो दक्षिण गोलार्ध के देश हैं, इन्हीं सभी देशों का आपस में जो सहयोग है, आपस में सहयोग करने का या समझौता, वही दक्षिण दक्षिण सहयोग कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में सभी विकासशील देश हैं, मतलब अभी विकसित देश नहीं, दक्षिणी गोलार्ध में सब का विकास हो रहा है धीरे धीरे, तो विकासशील देश हैं। दक्षिण दक्षिण सहयोग से तात्पर्य यह है कि विकासशील देशों के बीच में आर्थिक सहयोग को खास करके दक्षिण दक्षिण सहयोग का एक आधार हम समझ सकते हैं। विकासशील देशों के बीच एक आर्थिक सहयोग एक प्रकार से उसी को दक्षिण दक्षिण सहयोग कहते हैं। क्योंकि विकसित देशों की हठधर्मिता के कारण से विकासशील देशों की ऋणग्रस्तता बढ़ती गई लगातार। वो लोग अपने ही विचारों को आगे बढ़ाते हैं और अपने को आगे बढ़ाते, दूसरों को उसमें ध्यान नहीं देते हैं। तो इसी गतिरोध के कारण से दक्षिण के राष्ट्रों ने दक्षिण दक्षिण सहयोग का नारा बुलंद किया और दक्षिण सहयोग के खास करके मुख्य मंच जो रहे हैं वो एक तो भाई एक संस्था बनी, कौन सी, अंकटाड संस्था है, एक निरपेक्ष आंदोलन चला। इसके अलावा एक आपको पता होगा एक जो है ग्रुप 77, एक है आपका ग्रुप 15,
ठीक है। ये सब दक्षिण दक्षिण सहयोग के ही मंच हैं, इन्हीं के माध्यम से लगातार आर्थिक सहयोग होता रहा है देशों का। इसके अलावा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है आसियान कंट्रीज़, ठीक है, और सार्क सम्मेलन। तो सार्क भी एक प्रकार से वो है। तो सार्क या दक्षेस, बात एक ही है, सार्क बोलो या दक्षेस बोलो। सार्क जो होता है ये आतंकवाद के खात्मे के लिए प्रतिबद्धता एक प्रकार से दिखाता है, आर्थिक सहयोग पर बल देता है, गरीबी उन्मूलन के लिए बनाया गया था, कृषि क्षेत्र के विकास के लिए बनाया गया था, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका, बच्चों के कल्याण पर बल देना, डाक तार एवं यातायात की सुविधा को ध्यान रखना, स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के लिए बनाया गया दक्षेस या सार्क। तो दक्षिण एशियाई जो देश हैं उन्हीं का संगठन है, ठीक है, दक्षेस। तो ये दक्षिण दक्षिण जो सम्मेलन है ये सार्क, आसियान, ग्रुप 15, ग्रुप 77, गुट निरपेक्ष आंदोलन, अंकटाड, ये सब जो दक्षिणी गोलार्ध के देश है इन सभी का मंच है, जिसके माध्यम से दक्षिण दक्षिण सहयोग की बात को एक प्रकार से क्या करते हैं, बुलंद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गुट निरपेक्ष की स्थापना में शामिल 3 मुख्य नेताओं के नाम लिखिए। तो गुट निरपेक्षता की अगर बात की जाए तो गुट निरपेक्ष की स्थापना दोनों महाशक्तियों, खास करके एक तरफ अमेरिका थी उस समय, एक तरफ सोवियत संघ था, तो उससे समान दूरी बनाए रखने के लिए किया गया था। यानी एक तरफ पूंजीवाद था, एक तरफ समाजवाद था, दो दुनिया थी। अब तीसरी दुनिया बननी थी, या एक प्रकार से एक भारत उभर रहा था। भारत उस समय क्या था भाई, भारत का भारत जो है आज़ाद हो चुका था, भारत एक बड़ा देश था और भारत को एक नई विचारधारा आगे बढ़ानी थी। तो इसी जो है संदर्भ में गुट निरपेक्ष, इन्होंने कहा कि भाई मैं निर्गुट रहूँगा। निर्गुट माने मैं किसी गुट के साथ नहीं रहूँगा, निरपेक्ष गुट रहेगा हमारा, इसीलिए इसको गुट निरपेक्ष कहते हैं। क्योंकि एक गुट था अमेरिका का, एक गुट था रूस का, तो दोनों गुटों को नकार देना, किसी गुट का समर्थन नहीं करना, किसी गुट का विरोध नहीं करना, हम अपने दूसरा गुट बनाएंगे और हम बिना गुट के ही रहेंगे, अर्थात गुट निरपेक्ष देश। तो उसमें जितने देश शामिल हुए, लगभग इसमें शामिल हुए थे जो 3 जो व्यक्ति हैं उनके नाम में सबसे पहला नाम तो है, भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और दूसरे व्यक्ति हैं मिस्र के कर्नल नासिर, ये भी खास करके इसके मुख्य सदस्य रहे हैं, और तीसरे जो नेता रहे हैं प्रमुख नेताओं में वो है यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो। तो मार्शल टीटो, कर्नल नासिर और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन तीनों ने मिल करके गुट निरपेक्ष की स्थापना करी, और खास करके इनके द्वारा तटस्थता की नीति अपनाई गई। और तटस्थता का नीति का मतलब होता है कि तट एक प्रकार से इन लोगों से अलग होना, यानी अमेरिका और रूस के विचारों से एकदम से अलग होना, ठीक है। और स्थापना के समय जो गुट निरपेक्षता में सदस्य संख्या थी देशों की, गुट निरपेक्ष देश जब ये आंदोलन चला या जब इसमें देशों की संख्या की बात आई तो लगभग 25 देश उस समय शामिल थे जब गुट निरपेक्ष बना था, और आज ये संख्या लगभग 119 देशों की हो चुकी है गुट निरपेक्षता में। तो एक प्रकार से बहुत विकास हुआ गुट निरपेक्ष चीज़ों का। आगे बढ़ते 10वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? बढ़िया प्रश्न है, बताने का प्रयास करेंगे। संयुक्त राष्ट्र बताएं, संयुक्त राष्ट्र किसमें? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं? तो कितने प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं भाई? तो संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद होती है संघ में, तो उसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। 2 प्रकार के कौन से सदस्य होते हैं? एक तो अस्थाई होते हैं और एक होते हैं आपके अस्थाई, ठीक है। तो पहला अस्थाई, दूसरे अस्थाई। अस्थाई देशों की संख्या मतलब 5 है। 5 देश ऐसे हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थाई सदस्यता रखते हैं, वो कभी वहाँ से नहीं निकलेंगे, ठीक है। उनमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, रूस है, फ्रांस है और एक देश और है, चाइना है, ठीक है। अच्छा, चाइना को भारत ने ही भेजा था कि भाई चाहे चाइना जाए चाहे भारत जाए, नहीं अगर भारत गया होता उस समय तो भारत ही एक प्रकार से आज सदस्य होता, अस्थाई सदस्य। तो 5 देश हैं अस्थाई सदस्य में, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चाइना। ये सुरक्षा परिषद में खास करके 5 देश अस्थाई सदस्यता रखते हैं। इसके बाद में जो दूसरे सदस्य होते हैं उनमें 10 देशों के नाम हैं, ठीक है। 10 जो देश हैं वो अस्थायी प्रकृति के होते हैं, जिनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। 2 साल में एक प्रकार से ये क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। 2 साल का इनका कार्यकाल होता है, और इनमें से 5 अस्थायी सदस्य जो होते हैं, 10 में से 5 जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल प्रत्येक वर्ष समाप्त हो जाता है,
और उनके स्थान पर जो नए देश होते हैं उनको शामिल किया जाता रहता है। तो इस प्रकार से इन अस्थायी जो 10 सदस्य होते हैं इनका क्षेत्रीय वितरण किया गया है। अफ्रीका, एशिया से लगभग 5, लैटिन अमेरिका से 2, पश्चिमी यूरोप और अन्य देशों से लगभग 2, पूर्वी यूरोपियन से 1 सदस्य। इस प्रकार से सुरक्षा परिषद की बात की तो इसकी सदस्य संख्या लगभग 15 निर्धारित की गई है। ठीक है, तो 5 अस्थाई और 10 अस्थाई ये सुरक्षा परिषद के सदस्य होते हैं। अस्थाई सदस्य परिवर्तित होते रहते हैं, 2 साल कार्यकाल होता है और प्रत्येक साल जिसका 2 वर्ष पूरा हो जाता है उसकी छटनी हो जाती है और फिर नए का चुनाव हो जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से चुनाव होता है। समझ में आ गई चीज़ें, आगे बढ़ते तो एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, आप आसानी से कर पाएंगे। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला अब देखेंगे खंड सा आपका, मतलब खंड बा आ गया। खंड बा की बात की जाए तो सभी प्रश्न इसके भी करने हैं। 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको देना है। और आपको बता दूं कि यहाँ पर इससे पहला प्रश्न दिया हुआ है तो इसमें आर करके आपको दूसरा प्रश्न भी दिया जाएगा। तो चाहो तो आप ये करोगे और आप चाहो तो इसके स्थान पर ये कर सकते हो। दोनों में से एक ही करना है, दोनों नहीं करना है। ठीक है, ये सबसे अच्छी बात होती कि मान लेते हैं एक प्रश्न आपको नहीं पता तो उसके स्थान पर आप दूसरा विकल्प के रूप में है वो कर सकते हैं। तो प्रश्न आपसे पूछा गया, क्या भाई बढ़िया प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से, आप ध्यान रखेंगे इस प्रश्न के बारे में। प्रश्न आप पहला प्रश्न है, पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मुख्य रूप से 2 विचारधाराएं काम करती हैं। वो 2 विचारधाराएं सामने आती हैं, वो कौन कौन सी हैं? पहली तो है आदर्शवाद, दूसरा है आपका यथार्थवाद। आदर्शवाद अंतर्राष्ट्रीय समाज का एक ऐसा चित्र प्रस्तुत करता है हमारे सामने जो शक्ति की राजनीति मतलब अनैतिकता और हिंसा से युक्त होता है। आदर्शवादी दृष्टिकोण खास करके इस बात का समर्थन करता है कि शिक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सहायता से संसार को शांति में रखा जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी विचार का जो मुख्य प्रतिपादन रहे हैं वो उसमें हंस जे मार्गेंथाउ का नाम आता है। यथार्थवादी मान्यता इस बात पर आधारित है कि राष्ट्रों के बीच विरोध और संघर्ष निरंतर चलता रहता है और संघर्षों का अस्थायी रूप से समाधान नहीं किया जा सकता, ये यथार्थवाद कहता है। जबकि आदर्शवाद क्या कहता है? शांति बनाए रखने के पक्षधर में है। ये 2 विचारधाराएं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा चलती हैं। तो मार्गेंथाउ ने राजनीतिक दर्शन के 6 सिद्धांतों को बताया। इसी विचारधारा मतलब यही विचारधारा खास करके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। पहली उन्होंने बताया कि राजनीति, कहा मार्गेंथाउ ने कि राजनीति उन विषयात्मक नियमों से चलती है या संचालित होती है जिनका जन्म मानव व्यवहार से होता है और इस पर आधारित नियम भी अस्थायी होते हैं। मार्गेंथाउ ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को मानव प्रकृति तथा वस्तुगत नियमों के आधार पर ही समझा जाना चाहिए, ऐसा मार्गेंथाउ कहते हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि भाई मार्गेंथाउ ने राष्ट्रीय हित को शक्ति के रूप में परिभाषित किया। वो कहते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास करता है और यही उसका राष्ट्रीय हित होता है। राष्ट्रीय हित क्या है? राष्ट्रीय हित के बारे में मार्गेंथाउ ने कहा कि अपनी शक्ति, प्रत्येक राष्ट्र जो होता है वो अपनी शक्ति और अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रयास करता है लगातार, और यही प्रयास क्या होता है? उसका राष्ट्रीय हित होता है। तीसरी बात मार्गेंथाउ कहते हैं कि राजनीतिक नियमों में नैतिक आदर्श अमूर्त और सार्वभौमिक नियमों पर आधारित नहीं होता है। इसके अलावा ये किस पर आधारित होता है? किसी व्यवहार, नैतिकता, अनैतिकता, औचित्य, अनौचित्य का निर्णय राजनीतिक उद्देश्य को दृष्टि में रख करके किया जाता है, ये उन्होंने बताया। चौथा सिद्धांत बताते हैं कि भाई राष्ट्रीय हितों पर परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। पांचवी बात बताते हैं कि विश्व व राष्ट्र के सामान्य नैतिक नियम अलग अलग होते हैं। तो ये सब खास करके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा की भूमिका काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट होती है। इतना सब आप लिख देंगे तो आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, देखेंगे सभी लोग। राष्ट्रीय हित क्या है? राष्ट्रीय हित के अभिवृद्धि के साधन बताइए। तो राष्ट्रीय हित की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खास करके भाग लेने वाले जितने भी देश होते हैं वो अपने कार्यों का संचालन जिस नीति के आधार पर करते हैं उसको हम राष्ट्रीय हित कहते हैं। क्योंकि हर एक राष्ट्र अपना हित चाहता है, राष्ट्रीय हित चाहता है, तो यह राष्ट्रीय हित किसी भी देश की विदेश नीति की आधारशिला होती है। और प्रत्येक राष्ट्र जो होता है, प्रत्येक देश जो होता है, उसका राष्ट्रीय हित उसकी आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग होता है। जैसे भारत का जो राष्ट्रीय हित होगा हो सकता है पाकिस्तान का वो ना हो सकता है नेपाल का वो ना हो, ठीक है।
तो जो राष्ट्रीय हित होता है या भौगोलिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों से निर्धारित होता है। राष्ट्रीय हित की अवधारणा जो है ये अस्पष्ट है, अस्पष्ट नहीं, क्लियर, और इसकी परिभाषा देना भी कठिन होता है क्योंकि अलग अलग देशों के संदर्भ में अलग अलग होता है। रेमा आरो फिर भी इसकी परिभाषा देते हुए कहते हैं कि राष्ट्रीय हित की अवधारणा इतनी अस्पष्ट है कि यह अर्थहीन है। जो राष्ट्रीय हित है यह अर्थहीन है, एक प्रकार से इसका कोई अर्थ नहीं है, या इसे अधिक से अधिक एक दिखावे की धारणा कहा जा सकता है राष्ट्रीय हित को। दूसरे विद्वान है पैडल फोर्ड और लिंकन, इन दोनों की संयुक्त परिभाषाएं कहते हैं कि राष्ट्रीय हित की अवधारणा समाज के मूलभूत मूल्यों से जुड़ी हुई है, जो सामाजिक मूल्य उनसे जुड़ी हुई है। और यह मूल्य कौन से मूल्य हैं? ये मूल्य है राष्ट्र का कल्याण करने वाले मूल्य, ये मूल्य है उसके राजनीतिक विश्वासों का एक प्रकार से संरक्षण करने वाले, राष्ट्रीय जीवन पद्धति से संबंधित मूल्य हैं, क्षेत्रीय अखंडता और सीमाओं की सुरक्षा से संबंधित मूल्य हैं। तो इन्हीं का एक प्रकार से मूलभूत मूल्यों से जुड़ी हुई एक प्रकार से अवधारणा है राष्ट्रीय हित। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रीय हित की अवधारणा विदेश नीति के साथ जुड़ी हुई है, और कोई भी राष्ट्र जो होता है वो अपनी विदेश नीति को उस सीमा तक संचालित करता है जहाँ तक उसका राष्ट्रीय हित होता है। अगर राष्ट्रीय हित नहीं होगा तो एक प्रकार से वो अपनी एक प्रकार से विदेश नीति को संचालित नहीं करेगा। तो कहीं न कहीं पे जो मार्गेनथाउ महोदय, हंस जे मार्गेनथाउ कहते हैं कि विदेश नीति का अध्ययन राष्ट्रीय हित के संदर्भ में किया जाना चाहिए। तो राष्ट्रीय हित विदेश नीति, मतलब विदेश नीति जब भी बनती है तो उसका अध्ययन यही होता है कि राष्ट्रीय हित हो सके। ठीक है, राष्ट्रीय हित मतलब कि अपना हित। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय हित की वृद्धि के लिए राज्य के द्वारा तमाम प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जाता है, और खास करके राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के जो साधन हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो पामर और परकिंस, इन दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के कुछ साधन बताए हैं। उन्हीं साधनों के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो पहला साधन उन्होंने बताया, किसने? पामर और पार्किंस महोदय ने कहा कि राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के कुछ साधन होते हैं। पहला साधन है कूटनीति। राष्ट्रीय हित अगर आपको करना है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तो आपके पास कूटनीति, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। कूटनीति का होना परम आवश्यक है। दूसरी बात, प्रचार और राजनीतिक युद्ध भी एक प्रकार से ये भी एक साधन होते हैं राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के लिए। और तीसरे साधन कौन सा है? तीसरा साधन है आर्थिक साधन। आपके इकोनॉमिक फैक्टर आपके पास मजबूत होगा तभी आपका राष्ट्रीय हित हो पाएगा। चौथा बात है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, ये भी एक प्रकार से साधन होता है राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के लिए। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के चलते ही आप देखते हैं, चाहे चाइना की बात की जाए, चाहे वैसे मैं चाइना की बात करना है पर उतना ज़्यादा तर्कसंगत नहीं होगा जितना ब्रिटेन की बात करना होगा, क्योंकि ब्रिटेन पूरे संसार को औपनिवेशिक चंगुल से जकड़ा हुआ था एक समय था। और पांचवा चीज़ है युद्ध करके। ठीक है, तो ये सब राष्ट्रीय हित आप इन 5 तरीकों से, इन 5 साधनों का प्रयोग करके आप राष्ट्रीय हित साध सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर एक टिप्पणी लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर एक टिप्पणी लिखिए। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अगर बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र का एक प्रकार से एक निकाय होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत ही है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिन्न अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य जो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भी सदस्य होते हैं, और साथ ही यह भी व्यवस्था है कि अन्य राज्य भी इसके सदस्य हो सकते हैं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के, जो अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं वह भी शामिल हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। और खास करके इसका जो मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का वो हेग में स्थित है, नीदरलैंड में पड़ता है हेग। और विवादों को सुलझाने के अतिरिक्त जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है यह एक परामर्शदात्री कार्य भी करता, परामर्श देता है लोगों को, देशों को। और इतना सब होने के बावजूद इसे विश्व का सर्वोच्च न्यायालय नहीं माना जा सकता है। जब तक किसी विषय में अन्यथा अपेक्षित ना हो तब तक इसके निर्णय की अनिवार्य रूप से बाध्यकारी नहीं होती है। इसके साथ ही साथ कोई देश अपना विवाद इसके समक्ष रखने के लिए बाध्य नहीं है, चाहे तो इसके पास जाए और चाहे तो ना ही जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास एक प्रकार से चाहे तो जाए कोई देश और चाहे ना जाए। ठीक है, और इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अनुच्छेद 36 के संबंध में मात्र 40 राज्यों ने हस्ताक्षर किए थे, और उसमें भी अनेकानेक विषय आरक्षित कर दिए गए थे। तो एक प्रकार से आप देखते हैं इसमें अलबसिया जल विवाद के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया वह ब्रिटेन की दखल अंदाजी के प्रति प्रश्न चिन्ह तो लगाता ही है, साथ ही साथ यथार्थ के धरातल पर परिणामों की भिन्नता को भी उपस्थित करता है। तो इसी प्रकार से विनिश्चित व्यय मामलों के संबंध में
न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय की प्रारंभिक आवश्यकता को तो स्वीकार किया, लेकिन जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रश्न है तो सर्वोच्च न्यायालय को इसका संपूर्ण दायित्व तो नहीं सौंपा जा सकता, चूँकि वह उस मामले में उतना खरा नहीं उतर पा रहा है जितना खरा उसको होना चाहिए। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संपूर्ण देश का, संपूर्ण पृथ्वी का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, वह मात्र एक प्रकार से कुछ लोगों की दावेदारी हो जाती है। जो सदस्य देश है संयुक्त राष्ट्र संघ के, उन्हीं की चलती है वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं पे ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर एक टिप्पणी हो गई। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपका, किसी भी देश की विदेश नीति को प्रभावित करने में आर्थिक साधनों का क्या योगदान होता है? तो चाहे आप अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर टिप्पणी कर देते और चाहे आप किसी भी देश की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले आर्थिक साधनों का योगदान बता सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं, किसी भी देश की जो विदेश नीति होती है उसमें खास करके उसको मतलब विदेश नीति को प्रभावित करने वाले जो आर्थिक साधन हैं उनका क्या योगदान होता है। बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ भी सकता है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो किसी भी देश की विदेश नीति को प्रभावित करने में आर्थिक साधनों का योगदान क्या होता है। आप देखते होंगे कि आधुनिक समय में कोई भी राज्य पूर्णतः आत्मनिर्भर होने का दावा नहीं कर सकता कि मैं आत्मनिर्भर हूँ, मुझे किसी देश का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। विश्व का प्रत्येक राज्य किसी न किसी रूप में दूसरे राज्यों पर निर्भर है, यानी एक देश दूसरे देश पर किसी न किसी रूप में निर्भर होता है। और एक देश की जो आर्थिक स्थिति होती है वो कई सारे देशों को प्रभावित भी करती है, और इन्हीं कारणों से क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्माण होता है। आर्थिक नीतियों के तमाम प्रकार के रूपों को समान रूप से आर्थिक साधन की संज्ञा दी जाती है, तो उसका एक प्रकार से विशेष योगदान होता है। पामार और पर्किंस कहते हैं विदेश नीति को प्रभावित करने वाले आर्थिक साधनों के संदर्भ में कि राष्ट्रीय उद्देश्यों की अभिवृद्धि के लिए जब आर्थिक नीतियों का निर्माण किया जाता है तो वे दूसरे राज्यों को हानि पहुंचाने के लिए हो या नहीं, वे राष्ट्रीय हित के साधन होते हैं। तो ये पामर और पार्किंस ने बताया। कुल मिलाकर के आर्थिक स्रोत शक्ति प्रयोग के साधन होते हैं और इस प्रकार वे विदेश नीति के साधन हैं। आर्थिक व्यवस्थाओं की बढ़ती हुई निर्भरता के परिणाम स्वरूप आर्थिक साधन जो होते हैं वो राज्य संबंधों में एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण हो रहे हैं, लगातार भूमिका निभा रहे हैं। और सबसे पहली बात तो ये भाई कि किसी मतलब एक राज्य या एक देश की आर्थिक नीतियां जो होती हैं अपने मूल रूप में राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए होती हैं। आर्थिक लाभ ही इनका प्रत्यक्ष उद्देश्य होता है किसी भी देश का। तो विदेश नीति को प्रभावित करने वाले जो आर्थिक साधन होते हैं उनका बहुत योगदान होता है विदेश नीति विदेश नीति को प्रभावित करने में। दूसरी बात यह है कि भाई देश में जो प्रचलित विचारधारा है उसको आर्थिक साधनों का उपयोग करते समय भी ध्यान में रखना पड़ता है। साम्यवादी देशों में आर्थिक साधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है, पूंजीवादी देशों पर किसका नियंत्रण होता है, उस पर पूंजीपतियों का नियंत्रण होता है। तो ये भी ध्यान एक प्रकार से फैक्टर है। तीसरा बात यह है कि भाई राज्यों के पारस्परिक संबंध आर्थिक नीति या साधनों को प्रभावित करते हैं। यदि संबंधित राज्यों के संबंध मैत्रीपूर्ण हो तो पारस्परिक लाभ की नीति अपनाई जाती है। ठीक है। चौथी बात यह है कि राज्यों द्वारा आर्थिक नीतियां प्रायः विशिष्ट राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाई जाती हैं। तो बिना जो राजनीतिक जो विदेश नीति होती है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं आर्थिक फैक्टर, चूँकि हर एक देश अपने आप में रुपया पैसा ज़्यादा कमाना चाहता है, अपनी शक्ति को एक प्रकार से आगे बढ़ाना चाहता है। ठीक है। पांचवी चीज़ ये है कि भाई शक्ति और युद्ध मतलब शांति और युद्ध की स्थिति में भी इसका अलग अलग प्रकार से प्रयोग किया जाता है। किसका? आर्थिक साधनों का। शांति काल में आर्थिक साधन जो होते हैं बलपूर्वक हानिकारक नहीं होते हैं, लेकिन युद्ध की स्थिति में राज्य एक दूसरे की आर्थिक क्षमता को नष्ट करने का प्रयत्न भी करते हैं। तो ये सब आर्थिक साधन जो हैं वो प्रभावित करते हैं विदेश नीति को। अगला प्रश्न आप देखते हैं। प्रश्न है आपका, नव शीत युद्ध के कारणों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। नव शीत युद्ध की बात की जाए तो खास करके तनाव शिथिलता आपको पता होगा, उसकी जो प्रक्रिया 1962 में शुरू हुई तनाव शिथिलता की, वह लगभग 16 से 17 वर्षों तक निरंतर चलती रही। लेकिन 1979 ईस्वी में उसके अशुभ संकेत दिखने लगे तनाव शिथिलता के, जब अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने सैनिक हस्तक्षेप किया। नए शीत युद्ध की शुरुआत वहीं से प्रारंभ हो जाती है और मुख्य रूप से 1979 ईस्वी में
हुआ था जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप किया और ईरान में शाह का तख्ता पलट करके रूढ़िवादी शासक के रूप में खुमैनी वहाँ पर आते हैं। तो अमेरिका जो है पड़ोसी देश निकारागुआ और ख़ास करके जो है अल सल्वाडोर में रूस के शाह पर सामरिक सरकारें बनी, जिससे नए शीत युद्ध में काफ़ी कड़वाहट दिखाई देने लगी। शीत युद्ध का मतलब सीधा होता है कि भाई अमेरिका और रूस दो महाशक्तियां हैं, जैसे कि कुछ देश जो है वो रूस के फॉलोवर हैं, साम्यवादी विचारधारा के, और कुछ देश है जो कि पूंजीवादी तो कुछ देश आपके कैसे हैं भाई, कुछ देश आपके ऐसे हैं जो कि अमेरिका के फॉलोवर हैं, अमेरिका के साथ रहते हैं, और कुछ ऐसे देश हैं जो रूस के साथ रहते हैं। तो एक प्रकार से जब भी कोई मामला होता है, रूस को कोई काम करना तो अमेरिका के फॉलोवर को एक प्रकार से वो थोड़ा सा प्रताड़ित करता है, और अमेरिका को अपना प्रभुत्व दिखाना होता है तो रूस के उसको। तो इसी युद्ध पहले चलता था, मतलब पहले हुआ करता था जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि अचानक से कुछ तनाव शिथिलता आई बीच में, तमाम सारे समझौते हुए। उन समझौतों के बाद में आप देखेंगे, समझौते हो जाने के बाद में आप जब देखते हैं ये रूस वाला जो मैंने बताया, तो उससे क्या हुआ, फिर से नया शीत युद्ध शुरू हो गया। तो के सुब्रमण्यम ने 1983 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक द्वितीय शीत युद्ध में रूस समुद्री ताकत नहीं था, जबकि दूसरे शीत युद्ध में वह समुद्री ताकत के रूप में तीसरी दुनिया में पूरी तरह से हो गई है। तो उन्होंने बताया नया शीत युद्ध यहीं से शुरू होता है, और सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर पता चलता है कि पहले शीत युद्ध में दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी, जबकि जब दूसरा शीत युद्ध हुआ तो इसका क्षेत्र बढ़कर के एशिया और अफ्रीका तक हो गया। इस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो वैज्ञानिक मतभेद थे उसे व्यक्त करने का सबसे उत्तम शब्द शीत युद्ध था, और यही वैचारिक मतभेद जो था ये अन्य देशों के बीच भी देखा जा रहा था और लगातार आगे बढ़ रहा था। नए शीत युद्ध के कई कारण थे। नए शीत युद्ध में पहला कारण तो ये था भाई कि ईरान में शाह का पतन हो गया था और अफगान के रूप में रूस का हस्तक्षेप हो गया था। नए शीत युद्ध की दो मुख्य घटनाएं, पहली तो 1979 ईस्वी में हुई। प्रथम ईरान के शासक शाह का तख्ता पलट करके उनके स्थान पर रूढ़िवादी शासक खुमैनी हुए, और दूसरा जो खास करके जो चीज़ें हुई कि अफगानिस्तान घटनाओं में तनाव शिथिलता को आघात पहुंचाया गया। ये दो घटनाएं, ईरान में शाह का पतन और अफगान में रूस का हस्तक्षेप, ये कहीं ना कहीं पे कारण बना नव शीत युद्ध के आगे बढ़ने का, नव शीत युद्ध प्रारंभ होने का। दूसरा जो कारण रहा शीत युद्ध का, नव शीत युद्ध का, वो रहा है कम्पूचिया संकट। कम्पूचिया संकट की बात की है तो सोवियत संघ के परोक्ष सहयोग से क्या हुआ कि वियतनाम ने कम्पूचिया पर अपना प्रभुत्व कर लिया, उस पर अधिकार कर लिया, जिससे नए शीत युद्ध को और ज़्यादा बढ़ावा मिल गया। तीसरा कारण ये है नव शीत युद्ध का कि ईरान इराक युद्ध हुआ। 1980 ईस्वी से लेकर के 1988 ईस्वी तक लगभग 8 वर्षों तक ईरान और इराक के बीच में युद्ध चला, जिससे संपूर्ण विश्व हिल जाता है। और कहीं ना कहीं पे इस युद्ध ने नए शीत युद्ध को प्रभावी बना दिया। और भी चीज़ें आपको दिखाई पड़ती, तो कहीं ना कहीं पे ईरान और इराक युद्ध जो 1980 से 88 तक लड़ा गया, ये भी इसमें महत्वपूर्ण फैक्टर निभाता है। चौथा जो कारण रहा है वो मध्य अमेरिका का संकट रहा है। मध्य अमेरिकी देश खास करके जो है अल सल्वाडोर, इसके अलावा निकारागुआ, पनामा, कोलंबिया, इन सभी में सोवियत समर्पित सरकार, मतलब सोवियत से रिलेटेड या उससे समर्थित सरकार बन जाती है अमेरिका के देशों में, जिससे अमेरिका को काफ़ी दुख भी होता है। तो यहाँ से भी शीत युद्ध प्रारंभ हो जाता है। और पांचवी चीज़ है फिलिस्तीन की समस्या। स्वतंत्र भूभाग और फिलिस्तीन को बीटा समस्या एक प्रकार से बनी हुई है, और लगातार आप देखते हैं इसकी समस्या भी नए शीत युद्ध का कारण बनी। छठवीं बात क्या है भाई, इसके अलावा अगर बात की है तनाव शिथिलता की, तो जो सातवां कारण रहा है वो रहा है स्टार वार्स और अंतरिक्ष युद्ध। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन स्टार वार्स कार्यक्रम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, और यही सब कारण रहे खास करके जो द्वितीय शीत युद्ध प्रारंभ हुआ, नव शीत युद्ध के नाम से जो जानते हैं। अगला क्वेश्चन साहब देखिएगा, अगला प्रश्न आपका आ चुका है, देखेंगे और करके आपको दिया गया यहाँ पर। दूसरा प्रश्न है निःशस्त्रीकरण की असफलता के कारण संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए,
निशस्त्रीकरण की असफलता के कारण संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो निशस्त्रीकरण की अगर बात की जाए तो खास करके कई सारे कारण रहे इसका। पहला कारण रहा है निशस्त्रीकरण का कि जर्मनी और इटली में तानाशाही ताकतों का उभरना, ये भी एक कारण रहा है, और उनका शस्त्रों की शक्ति पर ज़्यादा विश्वास करना। जर्मनी और इटली जो है तानाशाही ताकतें वहाँ पर उभर गई हैं और उन्होंने हथियारों को एक प्रकार से बनाना शुरू कर दिया, तो निशस्त्रीकरण का जो नियम था वो भंग होता गया। दूसरी बात, निशस्त्रीकरण के लिए राष्ट्रों की मना स्थिति नहीं थी। खास करके लोग यह नहीं चाहते थे कि भाई हम शस्त्र ना बनाएं, लोग शस्त्र बना करके अपना प्रभुत्व दूसरे देशों पर जमाना चाहते थे। तीसरी बात ये रही, तीसरा असफलता इसलिए निशस्त्रीकरण के विचार को मिला क्योंकि सभी राष्ट्रों को समान स्तर पर स्वीकार नहीं किया जा रहा था। जापान अपने को अमेरिका और ब्रिटेन के समकक्ष रखना चाहता था, जबकि अमेरिका जापान की शक्ति को नियंत्रित करके अपने से कमज़ोर रखना चाहता था। तो यही सब निजी स्वार्थों के चक्कर में निशस्त्रीकरण की जो नीति थी वो भंग होती गई और वो असफल हो गई। चौथी बात ये रही कि कुछ ऐसे भी प्रमाण उपलब्ध कराए जाने की कोशिश की गई है जिनसे यह बताया गया है कि कुछ नौसैनिक शास्त्रों का निर्माण करने वाली कंपनियों ने अपने निहित स्वार्थों को ध्यान में रख करके कुछ देशों के प्रतिनिधियों को धन दिया ताकि सम्मेलनों को असफल बनाया जा सके। और पांचवी बात ये थी कि भाई राष्ट्रों में स्वार्थ की भावना और इसके अलावा सहयोग की भावना से प्रबल थी। वे निशस्त्रीकरण इस प्रकार करना चाहते थे जिससे उनकी शक्ति तो बढ़े और जो दूसरे विपक्षी उनके हैं उनकी शक्ति कम हो जाए। तो ये एक प्रकार से इससे यह भी स्पष्ट हो गया था कि शांति का पक्षधर और निशस्त्रीकरण के प्रति सिर्फ उनका राष्ट्रकृत संकल्प है, दूसरा नहीं है। मतलब वो केवल अपने आप को, जो उसमें शामिल देश थे जो इसकी नीतियां बना रहे थे बैठ करके कि शस्त्रों को नहीं बनाना है, उनके पास पहले से शस्त्रों के भंडार ऑलरेडी मौजूद थे, तो वो दूसरे राज्य चूंकि शस्त्र ना बना पाए ताकि वही राज्य क्या करे, शस्त्रों को बेच पाए और जब युद्ध हो तो वही जीते और बाकी देश ना जीत पाए। तो ये भी कहीं ना कहीं पे, तो इससे क्या होता है कि भाई कोई भी चीज़ जब उसमें सही, आजकल आप देखते हैं अगर एक पिता अपने बच्चों को दो निगाहों से देखता है तो घर में बंटवारा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पे ये बात भी इसी प्रकार से देश स्तर पर भी होती है कि जब आप अपने आप को तो आगे बढ़ाने के चक्कर में हर एक चीज़ें करेंगे और कोई दूसरा देश है उसके लिए आप वो नियम नहीं फॉलो कर रहे हैं, उसके लिए नए नियम बना रहे हैं, तो फिर वो चलना असंभव है। ठीक है, तो ये निशस्त्रीकरण की सफलता के कई कारण थे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, चौथा नंबर पर देखिए, नाटो पैक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नाटो की बात की, नाटो कोई की स्पेलिंग होती है एन, ठीक है। नाटो कैसे लिखते हैं भाई, नाटो कैसे लिखेंगे फटाफट से बताएंगे, NATO, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को नाटो कहते हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है नाटो, ठीक है। नाटो की बात की जाए तो लगभग इसमें एक दर्जन पश्चिमी राष्ट्रों ने खास करके 1912 से अधिक या 12 राष्ट्रों ने मिल करके, 12 देशों ने मिल करके अप्रैल 1949 को निम्नलिखित उद्देश्यों को सामने रख करके एक संधि करी और इसी संधि को नाटो पैक्ट या नाटो संधि के नाम से हम जानते हैं। पहली संधि में यह बात कही गई कि भाई सोवियत साम्यवाद को रोकना है। दूसरी बात क्या किया गई कि सोवियत आक्रमण से उत्पन्न स्थिति का इस उपस्थिति में भी सामना करना है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ से पर्याप्त शक्ति और सहयोग प्राप्त होने की आशा ना हो। तीसरी बात इसलिए ये बना नाटो चूँकि सामूहिक आत्मरक्षा के प्रादेशिक संगठनों का प्रबंध जैसी अमेरिकी नीति को कार्यान्वित करने के लिए यह बनाया गया नाटो, ठीक है। और नाटो में लगभग जो देश शामिल थे उनमें पहला नाम है अमेरिका का, दूसरा नाम है फ्रांस का, तीसरा नाम है कनाडा का, चौथा नाम है बेल्जियम का, और पांचवा नाम है हॉलैंड का, छठवां नाम है इटली का, सातवां नाम है डेनमार्क का, आठवां नाम है नीदरलैंड का, नौवां नाम है आपका लग्जमबर्ग का, और 10वां नाम किसका है, 10वां नाम है नॉर्वे का, और 11वां नाम किसका, 11वां नाम है पुर्तगाल का, और 12वां नाम है आपका जो है आइसलैंड का। तो ये 12 देश जो कि कहाँ के हैं, उत्तरी अटलांटिक जो है, जिनसे उत्तरी अटलांटिक जो है जो सागर है उसकी सीमा मिलती है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर की सीमा से मिलने वाले जो देश हैं उन लोगों का एक समझौता है, 12 देश का समझौता ये है नाटो, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये खास करके इस संधि का सामान्य जो समय रखा गया था वो 20 वर्ष तय किया गया था। और नाटो ने अभी इसी लगभग आप देखते हैं 1989 ईस्वी में क्या किया है, नाटो ने 1989 ईस्वी में अपनी 40वीं वर्षगांठ मनाई है।
और धीरे धीरे इस संधि का प्रभाव जो टर्की और यूनान पर भी हुआ है और ये दोनों राष्ट्र भी इसमें सम्मिलित हो गए हैं। 1955 को जर्मन फेडरल गणतंत्र भी इसमें आकर के मिल जाता है और कई चीज़ें होती, तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि यही है आपका नाटो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से संक्षेप में संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर की जो धारा है उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं उसी को मौलिक सिद्धांत उनको कहते हैं। तो उसमें कुछ बातें बताई गई संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है। पहली बात उसमें यह बताई गई है कि इसका प्रधान आधार छोटे बड़े सब देशों की समानता और सर्वोच्च सत्ता का सिद्धांत। पहला सिद्धांत है कि सभी देश छोटे हैं चाहे बड़े हैं वो समान हैं, वो सर्वोच्च हैं। दूसरी बात, सब सदस्यों से यह आशा रखी जाती है संयुक्त राष्ट्र के जितने भी सदस्य हैं उनसे आशा रखी जाती है कि चार्टर द्वारा उन पर लागू होने वाले दायित्वों का पालन वह पूरी ईमानदारी से करेंगे। तीसरा जो मूलभूत सिद्धांत है संयुक्त राष्ट्र संघ का वह यह है कि सभी सदस्य राष्ट्र जो होंगे अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा शांतिपूर्ण साधनों से करेंगे। ऐसा नहीं कि भाई रूस और जो है क्या बोलते हैं, रूस और किसका युद्ध चल रहा है अभी, ठीक है, यूक्रेन का। तो उसमें बहुत सारे देश क्या कर रहे हैं, यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं कि भाई लो और लड़ो, हमारा हथियार बिक रहा है। केवल भारत इसमें शांतिपूर्ण तरीके से शांति करने का, भाई कि शांति के साथ समझौता कर लिया जाए, युद्ध को समाप्त कर दिया जाए। तो ये एक प्रकार से केवल भारत कहता आ रहा है। बाकी सारे देश जो भी है वो क्या करते हैं, वो बस केवल अपने हथियार बेचने के चक्कर में एक प्रकार से क्या कर देते हैं, हथियार बेचते हैं खुद दबा करके और उनका रोजगार चलता है, उनका बिजनेस चलता है और लोग युद्ध करके जनधन हानियाँ हो रही हैं। तो ये कि गलत बात है ना, बिल्कुल। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के नियम के बिल्कुल खिलाफ है। चौथा सिद्धांत है संयुक्त राष्ट्र संघ का कि सभी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं करेंगे और वे किसी देश की स्वतंत्रता का हनन करने की या आक्रमण करने का एक प्रकार से या आक्रमण करने का या धमकी देने का कोई प्रयत्न नहीं करेंगे। तो ये सब कार्य नहीं करेंगे, ऐसा बताया गया। पांचवी बात इसमें या पांचवा सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र संघ का यह है कि कोई भी देश चार्टर के प्रतिकूली काम करने वाले देश की सहायता नहीं करेगा। अगर कोई भी देश है जो कि संयुक्त राष्ट्र के नियमों का उल्लंघन करता है तो कोई दूसरा देश उसका क्या नहीं करेगा, उसका समर्थन नहीं करेगा या उसका सहायता नहीं करेगा। छठवां सिद्धांत इसका ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ इसका सदस्य न बनने वाले राज्यों से भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने वाले सिद्धांत का पालन कराएगा। सातवां सिद्धांत इसका यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ किसी देश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये उसके राज्य के मान लेते भारत देश में अगर उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में कोई विवाद हो जाए, जल को लेकर के विवाद हो जाए, तो उसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय मामले मतलब उसको लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ कोई निर्णय नहीं दे सकता, उसको लेकर के भारतीय सरकार ही उसका निर्णय करेगी। ठीक है, तो ये सब सिद्धांत है उसके। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपका आ चुका, भूमंडलीकरण से क्या अभिप्राय है। भूमंडलीकरण से क्या मतलब है आप बताने का प्रयास करें। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण जिसको आप कहते हैं उसी को भूमंडलीकरण भी कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। भूमंडलीकरण की बात की जाए तो भूमंडलीकरण जो है वह एक रूपता की एक प्रक्रिया है और जिसमें संपूर्ण संसार, संपूर्ण विश्व जो है वो सिमट करके एक हो जाता है। और इसकी शुरुआत 1990 के दशक में शुरू हुई थी वैश्वीकरण की या भूमंडलीकरण की, और आज यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खास करके गुंजायमान है। भूमंडलीकरण व्यापार अवसरों की जीवंतता एवं उनके विस्तार का द्योतक है और खास करके भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विश्व बाजारों के मध्य पारस्परिक निर्भरता उत्पन्न होती है। व्यापार देश की सीमाओं में प्रतिबंध न रह करके विश्व व्यापार में निहित तुलनात्मक लागत लाभ दशाओं का भी जो है विदोहन करने की दिशा में अग्रसर है। इसके अलावा यह संसार के विभिन्न देशों के मध्य व्यापार की एक प्रक्रिया भी है। भूमंडलीकरण एक देश की सीमा से बाहर अन्य देशों की वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन भी अंतर्राष्ट्रीय निगमों और बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ ही देश के उद्योगों की संबद्धता भूमंडलीकरण के अंतर्गत आती है। तो कहीं ना कहीं विद्वानों ने पूरी दुनिया को एक भूमंडली गांव के रूप में मानने की अवधारणा को भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहा है। और आज संयुक्त राष्ट्र संघ सर्वोच्च भूमंडलीकरण का संगठन है जिसमें संपूर्ण विश्व को एक मान करके कार्य करने की जिम्मेदारी ली है और इसमें कई प्रकार के तत्व सम्मिलित हैं भूमंडलीकरण में। जैसे कि पहली बात तो भाई संसार के जो सारे देश हैं
उन देशों के बिना किसी अवरोध के विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान करना। सभी देश किसी भी देश में अपना व्यापार कर सकते हैं। दूसरी बात, आधुनिक प्रौद्योगिकी का निर्वाह प्रवाह बनाने हेतु उपयुक्त वातावरण बनाना। तीसरी बात, विभिन्न राष्ट्रों में पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह संभव बनाने के लिए आवश्यक परिस्थितियां पैदा करना। चौथी बात, दुनिया के विभिन्न देशों के बीच श्रम का निर्बाध प्रवाह संभव बनाना। ये सब भूमंडलीकरण का ही मतलब होता है। आप देखते हैं वैश्विक संगठन लगभग पिछले 25 वर्षों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है और इसकी कई सारी चीज़ें हैं। यातायात संचार के साधनों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पहुंच से ग्लोबल संस्कृति की स्थापना कर दी गई, श्रम व्यापार विश्वव्यापी हो गया है, श्रमिक एक देश से दूसरे देश में रोजगार के लिए जा रहे हैं। भारत देश से आपको पता होगा बहुत सारे लोग सऊदी अरब और दुबई तमाम प्रकार के शहरों में जाते हैं। इसके अलावा श्रम बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए विभिन्न उपायों का सहारा लिया जाता है। शिक्षा का भूमंडलीकरण हो गया है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्र अमेरिका और अन्य देशों में जा रहे हैं पढ़ने के लिए। और आज आप देखते हैं कि वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षा शास्त्री या शिक्षाविद एक देश से दूसरे देश की तरफ पलायन कर रहे हैं और दूसरे देश के विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं। भारत देश के कई सारे प्रोफेसर ब्रिटेन में, इंग्लैंड में वहाँ पढ़ा रहे हैं, कुछ वहाँ के ब्रिटेन के भारत में पढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार से एक प्रकार से विचारधाराओं का आदान प्रदान भी होता रहा है। तो एक प्रकार से ये सारी चीज़ें, ये सब भूमंडलीकरण के ही अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विदेश नीति को अपने पक्ष में करने के लिए कूटनीति साधनों पर प्रकाश डालिए। कूटनीति के साधनों पर प्रकाश डालिए। प्रश्न आपसे कह रहा है कि जो विदेश नीति होती है उसको अपने पक्ष में करने के लिए कूटनीति के साधन कौन कौन से होते हैं, उनको लेकर के यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो बढ़िया प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो विदेश नीति को अपने पक्ष में करने के लिए कूटनीति के साधनों का एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रहती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कूटनीति सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। स्ट्रेटजी जो होती है सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। राष्ट्रीय शक्ति के सभी तत्वों को कूटनीति गतिशीलता प्रदान करती है। कूटनीति शब्द सबसे पहले प्रयोग किया था 1796 ईस्वी में एडमंड वर्क महोदय ने सबसे पहले प्रयोग किया था कूटनीति शब्द का। कूटनीति शब्द जो है अंग्रेजी की डिप्लोमेसी शब्द का हिंदी रूपांतरण है और डिप्लोमेसी जो शब्द बना हुआ है वो ग्रीक भाषा में डिप्लाउन शब्द से बना हुआ है डिप्लोमेसी, जिसका अर्थ होता है मोड़ना या दोहराना। ठीक है। आर्गेंस्की महोदय कहते हैं कि कूटनीति दो शब्दों से मिलकर के बनाया। कूटनीति जो होता है ये दो या दो से अधिक राष्ट्रों के सरकारी प्रतिनिधियों के बीच होने वाली संधि वार्ता की प्रक्रिया को इंगित करता है कूटनीति। ठीक है। इसके अलावा क्विंसी राइट महोदय ने कूटनीति को दो रूपों में परिभाषित किया है। एक अर्थ में कूटनीति किसी संधि वार्ता या आदान प्रदान है उनके अनुसार, और दूसरे अर्थ में यह एक संधि वार्ता की एक कला है जो युद्ध की संभावना पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में न्यूनतम लागत से अधिकतम सामूहिक लक्ष्यों की उपलब्धि कर सके, वो होती कूटनीति। ये कम साधनों का प्रयोग करके हमको लाभ अधिक मात्रा में हो जाए, कूटनीति का प्रयोग ही होता है। के.एम. पणिकक्कर कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रयुक्त कूटनीति अपने हितों को दूसरे देशों के आगे रखने की एक कला होती है। ठीक है, ताकि अपना हित भी सज जाए और झगड़ा लड़ाई भी ना हो। तो ये होता है कूटनीति। कूटनीति खास करके कूटनीति के कई अर्थ निकलते हैं। सबसे पहली बात, कूटनीति जो है ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक व्यवस्था है, पहली बात। दूसरी बात, इसका अर्थ ये है कि यह समझौते और वार्ता की एक कला होती है। समझौता और वार्ता की एक कला है, एक प्रक्रिया है कूटनीति। तीसरी बात, यह राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का एक साधन है। राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि करता है कूटनीति। ठीक है, संधि वार्ता। तो कूटनीति के कई साधन हैं। मार्गेंथाउ जो महोदय हैं, मार्गेंथाउ, उन्होंने जो है खास करके 3 प्रकार के कूटनीति के बारे में बताया है। पहली तो अनुनय करके। अनुनय करके मतलब कि कूटनीति का मुख्य साधन है अनुनय। सफल राजनय में अनुनय की कला होने की आशा की जाती है और वार्ता करने वाले पक्ष राज्य होते हैं, इसलिए अनुनय का क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है। अनुनय करना कि भाई हमको आप ये चीज़ें दे दो, हम आपको ये दे देंगे, और झगड़ा लड़ाई ना करें, ये। दूसरी बात है समझौता कर लेना। राज्य अपनी विदेश नीति को अपने पक्ष में करने के लिए दूसरे राज्यों से क्या करते हैं, समझौता कर लेते हैं, और वार्ताओं का यह दौर राज्यों के बीच में होता है, जिससे समस्या का समाधान हो जाता है और दोनों राज्यों के हितों की पूर्ति भी हो जाती है। तीसरा कारण, जो तीसरा साधन उन्होंने बताया कूटनीति का, वो साधन कौन से हैं, शक्ति की धमकी। कभी कभी क्या होता है कि जब अनुनय और समझौता से बात नहीं बनती है देशों के बीच में, तो शक्तिशाली राज्य जो होते हैं वो धमकियाँ देते हैं, जिसके कारण से दूसरे राज्य पर दबाव बन सकता है, और जब दबाव बन जाता है
तो खास करके वो राज्य क्या करते हैं, वो समझौता करने के लिए मना, मतलब कि एक प्रकार से मना नहीं करते हैं और समझौता कर लेते हैं। ठीक है। फेडरिक एल सूमा कहते हैं शक्ति की धमकी को लेकर के कि कूटनीतिज्ञों का प्रथम कर्तव्य राष्ट्रीय सुरक्षा होता है, परंतु सभी समयों पर सभी परिस्थितियों में सुरक्षा शक्ति पर निर्भर रहती है। तो कहीं ना कहीं पे 3 साधन होते हैं कूटनीति के, खास करके विदेश नीति को अपने पक्ष में करने के लिए। पहला या तो अनुनय करके, दूसरा समझौता करके, तीसरा युद्ध की धमकी दे करके या शक्ति की धमकी दे करके, अपने पावर की धमकी दे करके। तो इस प्रकार से आपने इन चीज़ों को समझा। यहाँ तक आपका लगभग लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। ठीक है, देखिए केवल 2 प्रश्न करने होंगे, उनमें से आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 500 शब्दों में आपको एक प्रश्न का उत्तर देना होगा खंडसा से। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आपसे बन सकता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा दीजिए। यह राष्ट्रीय राजनीति के प्रकृति तथा कार्य व्यवहारों में उससे किस प्रकार भिन्न है। अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर आप एक वीडियो हमारा देख लीजिएगा, चैप्टर 1 प्लेलिस्ट में शामिल है, ऊपर ही वीडियो आपको मिल जाएगी 4-5वें नंबर पर। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा मैंने विस्तार से आपको बता रखी है। तो आप उसको देख लेंगे तो आपका यह प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा और आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए तो वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा हंस मार्गेनथाउ देते हैं। कहते हैं कि राष्ट्रों के मध्य शक्ति यानी पावर के लिए संघर्ष तथा उसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। इसके अलावा कॉलिक्स ग्रास कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वास्तव में राष्ट्रों की विदेश नीतियों का अध्ययन ही होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी विद्वान कहते हैं, जैसे कि थॉमसन कहते हैं कि राष्ट्रों के बीच छिड़ी प्रतिस्पर्धा के साथ साथ उनके पारस्परिक संबंधों को सुधारने या बिगाड़ने वाली परिस्थितियों और संस्थाओं के अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा आप। दूसरा प्रश्न आपका पूछा सकता है एग्जाम में कि अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या होता है और इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इसको भी पढ़ लेंगे, आपकी परीक्षा में आएगा। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है, भारत की विदेश नीति की मूलभूत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, पढ़ लीजिएगा इस प्रश्न को भी। वहीं अगला प्रश्न आपका है, आधुनिक समय में भारत पाक संबंधों की समीक्षा कीजिए। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रश्न को पढ़ लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन से आपका, सामूहिक सुरक्षा पद्धति को लागू करने में संयुक्त राष्ट्र संघ कहाँ तक सफल रहा है, इसको आप पढ़ लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इस प्रकार से ये 5 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। इन 5 में से अगर 3-4 भी आप 3 क्वेश्चन भी तैयार कर लेंगे तो आपका एग्जाम हो जाना अच्छे तरीके से। और लगभग मैंने आपको बता ही दिया इतना प्रश्न, तो आप शुरुआत से इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा और 2022 वाला जो हमारा मॉडल पेपर है उसको भी देख लीजिएगा। आपका काम हो जाना है और आप आसानी से अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिए। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।